जगह यूपी में मौजूद मेरठ का हाशिमपुरा। तारीख थी 22 मई 1987। जी हाँ, वही 22 मई 1987 कि जिसकी रात इतनी ज़्यादा खतरनाक, दर्दनाक और डरावनी थी कि जिसको शायद भारत के इतिहास में कभी भी नहीं भुलाया जा सकेगा। मगर क्यों? ऐसा भी क्या हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उस काली रात को, उस दर्दनाक रात को भारत के इतिहास पर एक बड़े काले धब्बे के तौर पर क्यों देखा जाता है? इन सारे ही सवालों के जवाब, या ये कहिए कि मेरठ के हाशिमपुरा की उस पूरी दर्दनाक कहानी को जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। हमारी इस कहानी का आगाज होता है 1986 से कि जब अयोध्या की बाबरी मस्जिद के दरवाजे के तालों को खोलने का हुक्म दिया गया। तालों को खोला जाना था कि पूरे यूपी में माहौल गर्मा गया। मगर इस बिगड़े हुए माहौल की उस दौर में अगर सबसे तेज आंच कहीं पहुंची तो वो था मेरठ। 1987 में मेरठ के अंदर एक जमीनी झगड़े में एक हिंदू की मौत हो जाने की वजह से ये मामला पहले से बिगड़े हुए माहौल की वजह से सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम बन गया। अब साथियों, वैसे तो मेरठ का ये जो पूरा इलाका था ये 1, 2 या 3 दिन नहीं बल्कि 1987 में मार्च अप्रैल के महीने से लेकर जून तक, मतलब 3 महीने तक अलग अलग तरह के दंगे फसाद में झुलसता रहा था। मगर इनमें से भी 22 और 23 मई की रात में जो कुछ हुआ था वो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल जब ये दंगे अपने पीक पर पहुंच चुके थे तो इनको कंट्रोल करने के लिए आर्मी के कई जवानों को और पीएससी की कई टुकड़ियों को बुलवाया गया था। इनके आने के बाद जगह जगह पर सर्च अभियान चलाए जा रहे थे और ऐसा ही एक सर्च अभियान मेरठ के हाशिमपुरा के इलाके में 22 मई 1987 की दोपहर में भी चलाया गया। ये एक ऐसा सर्च अभियान था कि जिसका खाका, जिसका स्ट्रक्चर तो आर्मी ने तैयार किया था, लेकिन उनकी मदद के लिए या इस अभियान को अंजाम देने के लिए वहां पर पीएससी के भी काफी लोग मौजूद थे। हाशिमपुरा की इन गलियों में खौफ का माहौल था क्योंकि लोगों की परेड करवाई जा रही थी और कुछ लोगों को मारा पीटा भी जा रहा था। तभी अचानक से कुछ लोगों को वहां से भरकर एक ट्रक में बैठाकर ले जाया जाने लगा। पीछे मौजूद लोगों को लगा कि शायद इनको गिरफ्तार किया जा रहा है या ऐसे ही प्रोसेस के लिए, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा रहा है। इसके बाद लोगों से भरा हुआ ये ट्रक हाशिमपुरा से निकल पड़ा। मगर मकनपुरा पहुंचने से लगभग 1 घंटा पहले ही इस ट्रक को मुरादपुर थाना क्षेत्र के अंदर एक नहर के किनारे पर मौजूद रेल की पटरियों पर चढ़ा दिया गया। ट्रक वहां पर रुका और अंदर भरे हुए लोगों को बाहर निकाला जाने लगा। अभी आधे ही लोग निकल पाए होंगे कि बाहर मौजूद पीएससी के लोगों ने उनके ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये खौफनाक माहौल देखकर जो बाकी लोग थे वो अंदर ही दुब के रह गए। अब क्योंकि गोलियां चलने की वजह से आसपास के इलाकों में उनकी आवाजें गूंज उठी थी तो लोग दौड़ दौड़ कर इस तरफ आने लगे थे। इसीलिए जल्दबाजी में उस ट्रक को एक बार फिर से बैक किया गया और गाजियाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। कुछ देर के बाद एक बार फिर से एक और नदी के किनारे इस ट्रक को रोका गया और बिल्कुल उसी प्रोसेस के तहत लोगों को बाहर निकलने का हुक्म दिया गया। और बिल्कुल वैसे ही एक बार फिर से बाहर मौजूद पीएससी के जवानों ने उनके ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अब क्योंकि अपना अंजाम पहले से ही जान लेने की वजह से जब कुछ लोगों ने अंदर से निकलने से ही मना कर दिया और वो अंदर ही इधर उधर छुपने की कोशिश करने लगे तो उनको अंदर ही गोलियां मारी गईं और फिर उनको बाहर निकालकर बाकी लोगों की तरह नहर में फेंक दिया गया। अब सब पर गोलियां बरसाने के बाद और सबको मरा हुआ समझने के बाद ये ट्रक बड़ी ही खामोशी और खुफिया तरीके से वहां से वापस चला गया। मगर जाते जाते हर चोर की तरह ये ट्रक भी अपना एक निशान और अपना एक सबूत छोड़ गया और उस सबूत का नाम था बाबुद्दीन। जी हाँ, वही बाबुद्दीन कि जो अगर ना होता तो शायद आज हम जैसे लोगों को ये पता भी ना चलता कि ट्रक में भरकर ले जाने वाले उन लोगों के साथ हुआ क्या था। बाबुद्दीन उन 3-4 लोगों में से एक था कि जिनको बाकी 40-50 लोगों की तरह उस ट्रक में ले जाया तो गया था मगर फिर भी वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था। गोली बाबुद्दीन पर भी बरसाई गई थी मगर वो गोली या तो सही से लगी नहीं या ऐसी जगह लगी कि जहाँ वो जानलेवा साबित नहीं हुई। साथ ही बाबुद्दीन ने ऐसे खौफनाक माहौल में भी दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए उस जगह पर बाकी लोगों की तरह खुद के मरे होने की एक्टिंग की थी। इसीलिए बाकियों की तरह उसको मरा हुआ समझकर वहीं पर फेंक दिया गया था। लेकिन बाद में यही बाबुद्दीन इस पूरे मामले की, या आप ये कहिए कि कोर्ट में इस पूरे केस की एक बैकबोन साबित हुआ था। विभूति नारायण राय उस रात मकनपुर वाली नहर पर पहुंचने वाले पहले अफसर थे। दरअसल ये एक आईपीएस ऑफिसर थे जो 1987 के दौर में गाजियाबाद के एसपी हुआ करते थे और यही वो अफसर थे कि जिनको इन तमाम लाशों के बीच में बाबुद्दीन जिंदा मिला था। उस दौर में एक यंग जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था प्रवीण जैन। उनको जैसे ही इधर उधर से ये खबर मिली कि हाशिमपुरा के अंदर एक सर्च अभियान चलाया जा रहा है
تو وہ ناکہ بندی کے باوجود بھی کسی طریقے سے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے ہی پی ایس سی کی لاکھ سختیوں کے باوجود بھی کسی طریقے سے چھپتے چھپاتے اس دور کے اپنے ایک سستے سے کیمرے سے کچھ ایسی تصویریں لیں کہ جن تصویروں کے بارے میں شاید اس وقت انہوں نے خود بھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ تصویریں آگے چل کر نہ صرف اس پورے ہاشم پورہ کانڈ کی پہچان بن جائیں گی بلکہ کورٹ کے اندر بھی ایک اہم کردار ادا کریں گی۔ بعد کے سالوں میں دیے گئے ایک انٹرویو میں پروین جین نے کہا تھا کہ میں نے اس وقت بالکل بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جن لوگوں کو میرے آنکھوں کے سامنے لے جایا جا رہا ہے ان میں سے کوئی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ فی الحال دوستو کہانی میں آگے بڑھیں تو پھر ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی اس معاملے کی خبر دیش کے اندر پھیلنا شروع ہوئی تھی تو پورے دیش میں مانو کوہرام مچ گیا تھا۔ اس دور کی کانگریس گورنمنٹ نے اس پر فوراً ایکشن لینے کا آرڈر دیا اور الگ الگ طریقے سے پھر اس کی چھان بین کروانا شروع کی گئی، لیکن دن، ہفتے، مہینے، ایون سال گزرتے چلے گئے، سرکاریں آتی گئیں جاتی رہیں، لیکن اس کیس میں کوئی خاص رزلٹ نظر نہیں آیا۔ 2015 میں ایک کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا بھی تو اس نے تو ہاشم پورہ میں رہنے والے انہی لوگوں کے چہروں کے رنگوں کو اڑا دیا۔ وہ اس لیے کیونکہ دلی کی 30 ہزاری کورٹ نے پی ایس سی سے جڑے ہوئے ان تمام 19 لوگوں کو اس معاملے میں بری کر دیا تھا کہ جن کے اوپر اس دن گولیاں برسانے کا الزام لگایا گیا تھا، کیونکہ کورٹ کا کہنا تھا کہ اس رات اس جگہ پر موتیں ہوئی تو ہیں لیکن وہ گولیاں انہی 19 پی ایس سی کے جوانوں نے چلائی ہیں، یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ کورٹ کی طرف سے ایسا فیصلہ آ جانے کے باوجود بھی ہاشم پورہ کے لوگوں نے امیدیں نہیں چھوڑی، بلکہ 2015 میں ہی اس دور میں جو یو پی کے اندر گورنمنٹ تھی اس نے اس پورے معاملے کو ہائی کورٹ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ساتھ ہی مئی 2015 میں ہی یو پی کی گورنمنٹ نے یہ بھی اعلان کیا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہاشم پورہ میں قتل کیے گئے تمام لوگوں کے پریواروں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ آگے بڑھیں تو وقت آتا ہے 2018 کا کہ جب فائنلی دلی ہائی کورٹ کی طرف سے اس معاملے میں فیصلہ سنایا جاتا ہے اور پی ایس سی کے 16 جوانوں کو دوشی قرار دیتے ہوئے سبھی کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے 16 کیسے، پہلے تو بار بار 19 کا ذکر آ رہا تھا، تو دراصل دوستو 2015 سے 2018 کے بیچ ان میں سے 3 لوگوں کی موت ہو چکی تھی۔ اس طرح سے ہاشم پورہ کے لوگوں کو 30-31 سال کے ایک لمبے انتظار کے بعد انصاف ملا۔ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو 1987 کے اس پورے معاملے کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے؟ کمنٹس باکس کے ذریعے سے ضرور بتائیں۔ باقی اگر ویڈیو جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔